आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको शुरुआत से याद हो तो मैंने आपको नदियों को दो प्रकार से डिवाइड किया था शुरुआत में, एक हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो दो प्रकार से डिवाइड किया था। जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जो इधर पोर्शन से निकलती हैं नदियाँ, उसे हमने बताया था हिमालयी नदियाँ। दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि हिमालय के अतिरिक्त जो नदियाँ थी, उन सभी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ कह रहे हैं। ठीक है, तो हिमालयी नदियों में तीन तंत्र मैंने आपको बताए थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए देख लीजिए, ये तीनों के तीनों रिवर सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। क्लियर है दोस्तों, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अधिकांश नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जो गंगा नदी तंत्र से जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इधर अरब सागर में बहती हैं, यानी उल्टी तरीके से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं। सब कुछ बताएंगे डिटेल में। और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो खंभात की खाड़ी और कच्छ के रण में जाकर गिरती हैं। तो ये सभी जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर? प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, उसके बाद फिर नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो हैं, महानदी वगैरह, ये सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। अब दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं ये केवल वर्षा के ही जल पर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें वर्षा का जल तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो बर्फ़ पिघलने से भी उसमें पानी आता है। इस वजह से उन्हें सदा नीरा कहा जाता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये केवल वर्षा के ही जल पर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई बर्फ़ की पहाड़ी है नहीं जहाँ से बर्फ़ पिघलेगा। ओके, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूखने लगती हैं, और मैक्सिमम केसेस में सूख ही जाती हैं गर्मियों में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि इन नदियों का स्लोप भी बहुत कम होता है, ढाल भी बहुत कम होता है, क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जाहिर सी बात है किसी पर्वत से नदी निकल रही है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, ढाल ज़्यादा होगा। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं इनका स्लोप बहुत ही कम होता है। क्लियर? बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की, जो कि है गोदावरी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब आप बताएंगे गंगा नदी, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब आप बताएंगे गोदावरी नदी। उसका रीज़न ये है कि गोदावरी नदी भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन गंगा नदी जो है ये भारत में ही शुरू होती है, लेकिन ये बांग्लादेश में भी जाती है। तो इस वजह से ये पूरी तरीके से भारत में नदी नहीं हुई। ओके, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तब आप नीचे आ जाएंगे, कावेरी को कहेंगे, लेकिन अगर दक्षिणी गंगा कहा जाए तब आप गोदावरी का नाम लेंगे। क्लियर? गोदावरी नदी जो है दोस्तों, ये इसका उद्गम स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट है नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक में, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और आकर बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में ये इसका एंडिंग हो जाता है, एंड पॉइंट है। ठीक है, मुहाना है। अब देखिए, गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। अब इसके किनारे बसे जो बड़े शहर हैं उनमें से सबसे पहले तो नासिक ही समझ लीजिए। नासिक की खासियत ये है कि अंगूर की सबसे ज़्यादा खेती होती है नासिक में। ओके, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो नासिक भी या इसके किनारे बसा बड़ा शहर है। चलिए, अगली नदी हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये तीसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। ओके, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ पर है? इधर आपको दिख रहा है कृष्णा रिवर। ठीक है, ये है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी दोस्तों ये निकलती है महाबलेश्वर के पास में जोर गांव से, फिर जाती है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कर्नाटक से होकर के। ठीक है, अब कृष्णा नदी जो है इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर के आसपास में, लगभग में। ओके, और इसके किनारे बसा जो बड़ा शहर है वो है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा बहुत पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है। अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दोस्तों हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी देखेंगे आप इमेज में, ये रहा कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 805 किलोमीटर के आसपास। ये कर्नाटक के कुर्ग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और ये किस किस राज्य को कवर करती है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य को कवर करती है। क्लियर है?
कौन कौन से बड़े शहर इसके किनारे बसे हुए हैं? तो तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। कौन कौन से? तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम, ये हैं कावेरी नदी के किनारे बसे बड़े नगर। अब बात करते हैं हम लोग नर्मदा नदी की। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। बाकी नदियां देख रहे हैं आप लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, ये दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। ये रही नर्मदा नदी और नीचे है इसके ताप्ती नदी। ओके, नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है लगभग 1312 किलोमीटर। ये अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में ही है वहाँ से ये निकलती है। अच्छा, अमरकंटक पर्वत जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। तो अगर कहीं आपको मध्य प्रदेश ना भी दिया हो ऑप्शन में, अमरकंटक दिया हो, छत्तीसगढ़ भी दिया हो, तब भी आप समझ जाइएगा। फिलहाल ये जो नर्मदा नदी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से निकल रही है। आप लोग देख रहे हैं जैसा कि इमेज में, मध्य प्रदेश से आकर के ये गुजरात राज्य को टच कर रही है, यानी कि 2 राज्य की कवर कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है खंभात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल करके खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी याद रखिएगा। कौन कौन से बड़े शहर इसके किनारे बसे हुए हैं? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर और गुजरात का बड़ोदरा, ये 2 बड़े शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के बारे में जान लिए, अब जानिए ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी ये रहा, ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश से निकल करके ये भी आ रही है खंभात की खाड़ी में, ठीक है, गुजरात में। खंभात की खाड़ी में आकर ये भी गिर रही है, ये भी अरब सागर में मिल रही है। ओके, खंभात की खाड़ी के आगे इधर अरब सागर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बता चुका हूँ मैं पहले भी। मध्य प्रदेश से ये निकलता है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ओके, चलिए अब इसके किनारे बसे कौन कौन से बड़े शहर हैं? तो इसके किनारे दोस्तों बुरहानपुर है, भुसावल है और सूरत है, ठीक है। बुरहानपुर और भुसावल तो पड़ जाता है मध्य प्रदेश में ही, लेकिन ये सूरत जो है ये पड़ता है गुजरात में। तो इसके किनारे बसे बड़े शहर हैं। अब बात करते हैं साबरमती नदी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती हैं, ठीक है। साबरमती नदी भी उन्हीं में ऐसे आती है, देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि ये रही साबरमती नदी। ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में उदयपुर जिले से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, ठीक है, अरावली पर्वत से निकलती है और ये आकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो खंभात की खाड़ी में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नर्मदा नदी आई, ताप्ती नदी आई, साबरमती नदी आई और ये माही नदी जो है ये भी आती है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये 3 जो प्रमुख नदियां हैं, साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये भी आती है खंभात की खाड़ी में। इसका भी मुहाना है, यानी एंडिंग पॉइंट है। अच्छा, साबरमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। एक तो है अहमदाबाद और एक है गांधीनगर। ये दोनों ही सिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं गांधी जी से रिलेट करके, ठीक है। साबरमती आश्रम भी आपको याद ही होगा और इसको मैंने आपको बताया भी है, एक वीडियो भी मैंने आपको दी है, डेडिकेटेड वीडियो, गांधी जी के बर्थडे पर मैंने आपको दी थी वो वीडियो। महानदी के बारे में अगर बात करें तो महानदी ये रही, ठीक है। महानदी पर ही दोस्तों बना है हीराकुंड बांध, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डैम के बारे में तब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। और दामोदर नदी के बारे में कल मैंने आपको बताया था, दामोदर नदी यहाँ पर जाकर हुगली नदी में मिल जाती है, तो ये भी प्रायद्वीपीय नदी ही कहलाएगी क्योंकि ये भी हिमालय से निकल नहीं रही है, ठीक है। जो नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से नहीं निकल रही हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने क्या क्या जाना है मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने वो वीडियो छोड़ी है, मिस की है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। हम लोग सबसे पहले एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में जाने, महाद्वीपों के बारे में जान चुके हैं, इसके बाद महासागरों के बारे में जान चुके हैं, उसके बाद भारत की नदियों के बारे में सब कुछ जाने हैं डिटेल में, सिंधु नदी जल तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जाने हैं। तो इतने पॉइंट हम लोग जान चुके हैं। तो इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप लोग मिस किए हों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस किए हों, तो आप लोग जाइए पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।